हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 4 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विश्वास पटेल। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में इन्हें फिर से चुना गया है और इससे पहले ये 2018 में पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में ये अपॉइंट थे। पीसीआई की हम बात करें तो पीसीआई एक इकोसिस्टम इंडस्ट्री बॉडी है और ये जो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये हिस्सा है। और पीसीआई का जो उद्देश्य है ये कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। और हम पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की हम बात करें तो भारतीय भुगतान उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है। और ये भारत को नकदी रहित समाज में बदलने के लिए अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों और संगठनों के साथ में ये मिलकर काम करती है। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? विश्वास पटेल बन गए हैं। चलिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की अब हम बात कर लेते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ द इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन बने हैं? एस सोमनाथ को बनाया गया है। न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये है मनोज पांडे। न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो ये बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। एडमायरल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ नेवल डक यार्ड मुंबई, तो ये है केपी अरविंदन। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये बने हैं रघुवेंद्र तंवर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद सैमसंग टू स्टार्ट स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर? किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर की राज्य सरकार ने मणिपुर ओलंपियन पार्क और खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक डोमेन के रूप में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अभिटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और डिजिटल अनुभव केंद्र की जो स्थापना के साथ ही मणिपुर के ओलंपियनों की विभिन्न उपलब्धियों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जनता को उनकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। चलिए मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मणिपुर के बारे में हम जान लेते हैं। मणिपुर की जो कैपिटल है ये है इम्फाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। यहाँ के गवर्नर है ला गणेशन और चीफ जस्टिस है पी वेंकट संजय कुमार। और जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पे सिचुएटेड है? मणिपुर के अंदर सिचुएटेड है। और ये जो मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित ये नेशनल पार्क है और ये विश्व में इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और मणिपुर की जो विश्व प्रसिद्ध झील है लोकतक झील, ये इसका एक अभिन्न हिस्सा है। और जो मणिपुर के 3 नेबरिंग स्टेट की हम बात करें तो असम, नागालैंड और मिजोरम है। 2 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 1 राज्यसभा सीट्स है और 60 यहाँ पे असेंबली सीट्स है। जो लोकतक लेक है ये भी मणिपुर के अंदर सिचुएटेड है। और फोक डांस है यहाँ का राखाल। थर्ड नंबर एक्सरसाइज है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड वरुण 2022 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी? वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन नेवी और फ्रांसीसी नेवी के बीच वरुण नामक जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इसका 20 एडिशन 30 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
दोनों नेवीज के बीच में ये जो बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये 1993 से ये ऑर्गेनाइज की जा रही है और इस एक्सरसाइज को 2001 के अंदर क्या नाम दिया गया, वरुण इसका नाम दिया गया। और वरुण 2022 जो एक्सरसाइज है ये दोनों नेवीज की जो शिप्स है, सबमरीन्स है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है और जो हेलीकॉप्टर्स है ये सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज की जो वरुण सीरीज है ये दोनों नेवीज को एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के अवसर प्रदान करना जारी रखती है और ये एक्सरसाइज दोनों नेवीज के बीच परिचालन स्तर की बातचीत के लिए एक प्रमुख चालक रहा है और वैश्विक समुद्री कॉमन्स की रक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो जो वरुण जो एक्सरसाइज होती है ये फ्रांस और भारत की नेवीज के बीच में होती है। चलिए इंडियाज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद अदर कंट्रीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो गरुड़ शक्ति है ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में और जो एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है ये भारत और मालदीव्स के बीच में होती है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है ये होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। और नोमेडिक जो एलिफेंट एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का टॉप प्रोड्यूसर बन गया है और 2020 से 2 साल के बाद 2021 और 22 फसल वर्ष जुलाई और जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ में पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और उत्तर प्रदेश में सब्जियों का जो उत्पादन है ये 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो 2020-21 में 29.16 मिलियन टन से कम है। जबकि पश्चिम बंगाल का उत्पादन 2021-22 में घटकर 28.23 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो 2020-21 में 30.33 मिलियन टन था। टॉप 3 स्टेट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की हम बात करें तो इसके अंदर आया है उत्तर प्रदेश, इसके अंदर टॉप पे रहा है। सेकंड पोजीशन पे वेस्ट बंगाल है और थर्ड पोजीशन पे है मध्य प्रदेश। और टॉप 3 स्टेट इन फूड प्रोडक्शन की हम बात करें 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर्स की तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आया है आंध्र प्रदेश, सेकंड पोजीशन पे रहा है महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे रहा है उत्तर प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज उत्कल दिवस 2022 सेलिब्रेटेड? उत्कल दिवस 2022 जिसे ओडिशा दिवस भी कहा जाता है ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 अप्रैल को। बी इसका करेक्ट आंसर है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने के संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसे उत्कल दिबासा भी बोलते हैं, ओडिशा दिवस के रूप में भी ये होता है और ये 1 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां जो संशोधन हुआ मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, ओडिशा रख दिया। और ओडिशा की पहले की राजधानी थी ये कटक थी, जबकि प्रेजेंट के अंदर जो इसकी कैपिटल है ये भुवनेश्वर है। आदिवासी आबादी के मामले में ओडिशा देश का तीसरा राज्य है और विभिन्न शासकों ने राज्य पर शासन भी किया है और राज्य का 31% से अधिक भाग वनों से आच्छादित है। और 9 नवंबर 2010 को भारत की संसद ने उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया है। ओडिशा की बात कर रहे हैं तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और जो ओडिशा की राजधानी है जो प्रेजेंट के अंदर है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ये है नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी के हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है ये है गणेशी लाल। चीफ जस्टिस की बात करें तो एस मुरलीधर यहाँ के चीफ जस्टिस है। 21 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 10 यहाँ पे राज्यसभा सीट्स है, 147 असेंबली सीट्स है। स्टेट एनिमल की हम बात करें
तो सांबर यहाँ का स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर और स्टेट ट्री है अशोक। 4 नेबरिंग स्टेट ऑफ ओडिशा की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यहाँ के नेबरिंग स्टेट्स के अंदर आते हैं। और जो ओडिशा की प्रमुख झील है ये है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। और आपको याद होगा जो अब्दुल कलाम द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है, ये भी ओडिशा के तट पर ही स्थित है। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे पेगोडा के नाम से जाना जाता है, ये भी ओडिशा के अंदर स्थित है। और ओडिशा के जो एयरपोर्ट की हम बात करें तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ए सॉफ्टवेयर नेम फास्टर फॉर फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये लॉन्च किया गया है एनवी रमन्ना के द्वारा, ये चीफ जस्टिस है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसका नाम है फास्टर, इसको अनवेल किया है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। और पहल जो है फास्टर तब शुरू की गई थी जब सीजेआई रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कानूनी आदेशों को गैर प्राप्ति या गैर सत्यापन जैसे कारणों का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने के बाद भी दोषियों की रिहाई में देरी का स्वतः संज्ञान लिया था। और सुप्रीम कोर्ट को प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रजिस्ट्री ने एनआईसी के साथ साझेदारी में युद्ध स्तर पर फास्टर सिस्टम अपनाया है और ये प्रणाली भारत के सभी जिलों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने के लिए अब तक विभिन्न स्तरों पर 73 नोडल अधिकारियों का चयन किया गया है। चलिए कैंपेन की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 कैंपेन के बारे में हम जान लेते हैं। Which state will started the Parai Shikshalay campaign to conduct classes in the open ground for pre-primary students? तो ये कहाँ पे चलाया गया है? पराय शिक्षालय जो कैंपेन है ये वेस्ट बंगाल के अंदर चलाया जाएगा। Which state government has started the CLAP campaign for the cleanliness of rural area? तो ये जो कैंपेन है ये चलाया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। The government of which state has started पंख अभियान to make girls and women self-reliant? तो ये जो पंख अभियान है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। Which Indian Defence Force started ऑपरेशन सर्द हवा? तो ये चलाई जाती है BSF के द्वारा। Which technology platform has launched Aware Water campaign? तो ये कौन से जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अवेयर वाटर जो कैंपेन है ये ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल? आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं डवेन ब्रावो बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर डवेन ब्रावो ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और डवेन ब्रावो ने श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसित मलिंगा 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और आईपीएल में डवेन ब्रावो के विकेटों की जो संख्या है वो हो गई है 171 हो गई है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू आईपीएल जो बन सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आईपीएल का फर्स्ट एडिशन आया था ये आया था 2008 के अंदर। Who has become the first player to play 200 मैचेस इन आईपीएल? आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले जो प्लेयर है ये कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। Which player in 2 consecutive matches of IPL has become the first player to score a century? कौन से खिलाड़ी लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शिखर धवन बन गए हैं। Which has become the first team to win 100 matches in IPL? आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो ये बन गई है मुंबई इंडियंस बन गई है। Who become the first Indian batsman to score 6000 run in IPL? तो ये कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, द बुक द टाइगर ऑफ द्रास ऑथर्ड बाय होम हैज बीन पब्लिश्ड? किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है? तो ये लिखी गई है मीना नैयर के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है।
कैप्टन अनुज नायर की मां मीना नैयर ने द टाइगर ऑफ द्रास नामक एक बुक लिखी है और इस बुक में आप अनुज के बचपन से उनके बलिदान को प्रामाणिक तथ्यों के साथ में जान सकेंगे। अनुज नैयर कौन थे? ये भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें कारगिल युद्ध में अभियानों के दौरान युद्ध में अनुकरणीय वीरता के लिए जो मरणोपरांत 1999 के अंदर भारत का जो दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र, इससे सम्मानित किया गया है। और इनकी ये माँ है मीना नैयर। इन्होंने इनके ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है द टाइगर ऑफ द्रास। जो बुक है ये इसका नाम है। और कैसे प्रेम से आगे देश प्रेम रहा, कैसे 16 साल के अनुज ने एनेस्थीसिया लिए बिना पैर में दर्जनों टांके हंसकर लगवाए और कैसे देश प्रेम उनकी नस नस में रक्त बनकर दौड़ने लगा। इन सभी बातों को द टाइगर ऑफ द्रास को पढ़कर आप जान पाएंगे। और टाइगर हिल की 16,000 फीट ऊंची पश्चिमी चोटी पॉइंट 4875 जिसे पिंपल 2 भी कहा जाता है को दुश्मनों से जीतने में कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ महती भूमिका निभाने वाले 23 वर्षीय जाट रेजिमेंट के हीरो कोई और नहीं अनुज नैयर ही थे। और चलिए टॉप 5 बुक्स के बारे में हम बात करें। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम बुक इसने लिखी है, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है। ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द एंजल्स ऑफ कैलाश जो बुक है ये शुभीरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन खात्मा जो बुक है ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो बुक है ये तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म? किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और भारत में माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब नामक एक प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के हर चरण में समर्थन करे। और ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करने वाला है, जिसमें टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी उपकरण और संस्थानों तक मुफ्त पहुंच शामिल है। और माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब को विशेष रूप से शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है ताकि व्यवसाय निर्माण की बाधाओं को कम किया जा सके और उद्यमिता और नवाचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया जा सके और एक विचार से यूनिकॉर्न तक की यात्रा को आसान बनाने में योगदान दिया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सीईओ और प्रेसिडेंट कौन है इसके? सत्य नडेला है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। इसके फाउंडेड ये जब स्थापना हुई थी इसकी ये हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसके फाउंडर्स कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द स्कीम ऑफ गिविंग पर्सनल लोन टू द जेल्ड प्रिजनर्स? जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। डी इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम को स्टार्ट किया है जो कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में इससे हेल्प मिल सकेगी। और इसके लिए बैंकों से 50,000 रुपए तक की व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है और ये हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पे 50,000 तक का ऋण प्रदान करने वाली है। और इस योजना को पायलट आधार पर पुणे, महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। और इस प्रकार के ऋण को खावती ऋण कहा जाएगा। कि कौन सा ऋण कहा जाएगा? खावती जो लोन है इसे कहा जाएगा। और इस स्कीम के तहत ऋण सुविधा का निर्धारण कैदी की ऋण सीमा, सजा की अवधि, उससे संभावित राहत, आयु और अनुमानित वार्षिक कार्य दिवस और न्यूनतम दैनिक आय के आधार पर किया जाएगा। टॉप 5 करंट अफेयर्स रिलेटेड टू महाराष्ट्र को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी बी एस्टेब्लिश्ड? तो ये कहाँ पे जो है कहाँ पे स्थापित की जाएगी? पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वेयर वाज द 25th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? तो जो 25वीं बैठक है
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की ये कहाँ पे आयोजित हुई है? ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुई है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंट्रोल मोबाइल लेबोरेटरी इनोग्रेटेड? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये नासिक महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? ये कौन बने हैं? ये रजनीश सेठ बने हैं। वेयर हैज द राइट टू पी कैंपेन बीन स्टार्टेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट? तो ये जो राइट टू पी जो कैंपेन है ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर चलाया गया है। चलिए 2 अप्रैल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसपाल सिंह बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डफ एंड फ्लप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मार्च को। ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं विकास कुमार बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में। इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ पे हुआ है? तो इसका समापन हुआ है गोवा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है 7.2% रहने का। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय का। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये जो योजना है ये शुरू हुई है कर्नाटका के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं फीजा अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसके अंदर रहा है कोलंबिया, इसके अंदर टॉप पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 अप्रैल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये जो डेवलपमेंट किया गया है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आईआईटी कानपुर के जो रिसर्चर्स है इन्होंने एक नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बेनाइड मेटाबोलाइट को विकसित किया है और इसका जो यूज है ये रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में इसको यूज लिया जाएगा और किसानों को अपनी फसलों को बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के अंदर इसमें हेल्प मिलने वाली है। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन आप सबके लिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है, कुछ सजेशन मुझे देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।